हेलो एवरीवन। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फाइनली 19 साल की नेगोशिएशंस के बाद में एफटीए साइन कर लिया है एंड इट हैज बीन कॉल्ड अ मदर ऑफ ऑल डील्स बिकॉज इसका जो सिग्निफिकेंस है दैट moves beyond India and Europe. It have lot of geopolitical significance and its timing is very much important. तो इस वीडियो के अंदर हम इसका पूरा SWOT एनालिसिस करने वाले हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, इंडिया को इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या चैलेंजेस है और इंडिया उसके लिए कर क्या सकता है। एंड लास्ट में आई विल ऑल्सो बिल्ड अ समरी ऑन दिस टॉपिक एंड इसके ऊपर नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। सो इफ यू वांट थ्रू डिजिट स्टेप you can directly move to that step. Okay. Here briefly about myself. My name is Ayushi Munjal. My journey started in 2018. I gave my first attempt in 2019 and in all my attempts I could clear prelims GS part with a decent margin from general category itself. And in my first mains I got 770 marks and I got 288 in PSIR which was one of the highest of that year. उसके बाद में I also have a JRF in political science and as of now I am pursuing PhD under Ministry of Education. So now you must know कि geopolitics के अंदर क्या कहते हैं, that there are no permanent friends, no permanent enemy, only permanent interest. And this India European Union FTA is symbolizes that spirit. ये डील इतनी सिग्निफिकेंट है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंडिया को किसी एक कंट्री से नहीं जोड़ रही है, इंडिया को एक पूरे कॉन्टिनेंट से जोड़ रही है, पूरे यूरोप से जोड़ रही है, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज है। इंडिया ने पिछले साल के अंदर EFTA के साथ भी FTA साइन करा था, जिसके अंदर यूरोप की ऑलरेडी 4 कंट्रीज हैं, यूके के साथ भी हमारा FTA हो चुका है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू होल ऑफ यूरोप एंड इसका जो बेनिफिट होने वाला है इट कुड बी से मोर देन 660 बिलियन और इट्स नेगोशिएशन स्टार्टेड इन 2007 एंड फाइनली अभी जो रिज्यूम हुई जो नेगोशिएशन इट वाज इन 2022 एंड फाइनली इट हैपेंड इन 2026। बट अभी ये इसको टाइम लगेगा, हमारे इंडिया पार्लियामेंट में पास होगा, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में पास होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये अगले साल से 2027 से भी मटेरियलाइज हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज अ 20-year जर्नी, nearly 2-decade journey. So it holds very important for you because इसका UPSC have been follows a trend of asking very current topics in mains as well and in prelims as well. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है क्या, व्हाट इज इंडिया यूरोपियन यूनियन FTA। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है बिकॉज ये पार्टनरशिप है जो कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी दैट इज इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बिटवीन यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर बेसिकली पूरे वर्ल्ड की 25% GDP कवर हो जाती है एंड 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड। सो दैट्स व्हाई इट्स की मदर ऑफ ऑल ट्रेड इज नॉट जस्ट फॉर हाइप, इट इज जेन्युइनली दैट ऑफ दैट स्केल। उसके बाद में इससे जो एक्सपोर्ट्स का बूस्ट है वो कि अगले ही कुछ सालों के अंदर इंडिया इसका बहुत बेनिफिट उठा सकता है बिकॉज $75 बिलियन से ज्यादा इसका बेनिफिट कुछ ही आने वाले सालों में देखा जा सकता है। अब if you want to just have a look at it, if you want to take a screenshot कि पूरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैंने उसका कहीं ना कहीं इन्फोग्राफिक बना के ड्रॉप करा है। if you want to take a screenshot of it, अभी आने वाले उस स्लाइड्स के अंदर हम इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे, राइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे लगता है कि कोई भी जब हम चीज पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव के अलावा कि लेमेंस के लिए इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या कंसर्न्स होंगे, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इसका बेनिफिट होगा लग्जरी कार मार्केट में बिकॉज यूरोपियन सबसे पहला ये कंसर्न इंडियन इंडस्ट्री का ये था कि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे जो अभी जर्मनी या यूरोप में बनी हुई कार्स है उस पर 140% तक टैरिफ लगते हैं एंड नाउ हो सकता है कि ये 40% तक कम हो जाए और 10% तक कम हो जाए, पर आने वाले 10 सालों के अंदर ऐसे नहीं है। अगले साल ही BMW आपकी या मर्सिडीज के कार के प्राइजेस इतने कम हो जाएंगे पर आने वाले 10 इयर्स के अंदर। बट उसका ब्रैकेट है कि जो 25 लाख से ज्यादा अमाउंट है, ठीक है, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री मास मार्केट जो कार्स है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो कार्स है 25 लाख, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो लेती है वो 25 लाख से कम ही होती है, ठीक है, उन्हें यूरोपियन यूनियन के अंदर से एक्सपोर्ट कर दिया के उससे एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको बचा लिया गया है जिससे कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो बिकॉज लग्जरी कार्स को एग्जाम्पशन मिल गया है, लग्जरी कार्स को अब एंट्री मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर, पर उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियां ही आ सकती है
ऐसे नहीं है कि दे विल स्टार्ट पंपिंग पूरी मार्केट इंडिया के अंदर, बट ओनली 2.5 लाख गाड़ियां। फिर उसके बाद में वाइन्स और स्पिरिट्स पे जो अभी प्राइसेस पे जो लगते हैं टैरिफ, दैट इज 150%, जिसको जो रिड्यूस होके 20% तक आ सकते हैं। उसके बाद में मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस काफी कम हो जाएंगी। मेन जो है एयरक्राफ्ट और पार्ट्स, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ये काफी कम हो जाएंगे, जिसके कारण किसको बूस्ट मिलेगा? मेक इन इंडिया को, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को, आत्मनिर्भर भारत को। सो दैट्स हाउ यू लिंक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि पढ़ते पढ़ते आपको चीजें क्लिक होनी चाहिए कि इसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या है, उससे चीजें आप याद भी बेटर कर सकते हैं। एंड देन स्टील और केमिकल्स को भी काफी बेनिफिट होगा। एंड इकोनॉमिक और मार्केट एक्सेस, क्योंकि हमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेवलप मार्केट में एक्सेस मिलेगा। उसके बाद में को हमारी जो टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो सब हटा दिए जाएंगे, तो हमारे जो गुड्स की है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, और ग्लोबल जो वैल्यू चेन्स है उसके अंदर हमारा इंटीग्रेशन बहुत बेटर हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट नंबर्स, अभी जो हमारा ट्रेड है, ठीक है, वो 137 बिलियन है सिर्फ गुड्स का। ये देखना, ये सिर्फ गुड्स का है, विच इज अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि इंडिया यूजुअली क्या है कि हम सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बट इन दिस केस गुड्स का नंबर भी काफी अच्छा है। ड्यूटी फ्री एक्सेस की वजह से जो हमारे अभी करंटली जो 10 to 16% जो टैरिफ लगते हैं, ठीक है, वो भी हट जाएंगे, जिसके कारण हमें बेनिफिट मिलेगा वियतनाम और बांग्लादेश की कंट्रीज के कंपेरिजन। बिकॉज वियतनाम और बांग्लादेश दे गेट एक्सेस की, या तो उनका ऑलरेडी एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ, और अदरवाइज दे गेट बेनिफिट ऑफ एलडीसी कोटा, लीस्ट डेवलप कंट्रीज कोटा, तो जिसके कारण उनके टैरिफ जो होते हैं 0% होते हैं। अभी इंडियन कपड़ों पे लगते हैं 10 to 16% टैरिफ, पर वो जब हट जाएंगे तो ऑफकोर्स हमारी कॉम्पिटिटिवनेस उनके कंपेरिजन बढ़ जाएगी। फिर इसके अंदर हमेशा इंडिया का ये कंसर्न रहा है, क्योंकि हम ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, एंड जॉब क्रिएशन हैव बीन अ मेजर एजेंडा, कि हमें ये तो चाहिए चाहिए। सो इसीलिए इसको यूरोपियन यूनियन पहले रिलक्टेंट था कि दे डोंट वांट मास माइग्रेशन ऑफ इंडियंस इनटू यूरोप, बट नाउ दे हैव गिवन अ वे फॉर दिस कि हाँ, ये आप हम कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज होने लग जाएगा, क्वालिफिकेशन होने लग जाएगा, वर्क वीजा इजीली मिल जाएंगे, एंड दिस वुड बी वेरी कन्वीनियंट इफ यू वांट टू गो एंड स्टडी इन यूरोप, और मे बी वर्क इन यूरोप एंड प्रोवाइड योर सर्विसेज इन यूरोप। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या है, जॉब क्रिएशन, और प्लस जो बेनिफिट काफी एमएसएमई जो सेक्टर है, जो हमारे मास गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, मैरीन प्रोडक्ट्स, इनको काफी लीवरेज मिलेगा, और हमारे यहाँ पे एफडीआई काफी बढ़ जाएगी। उसके बाद में जो की सेक्टोरल गेन्स है, वही लेबर इंटेंसिव, इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट्स, फार्मा और केमिकल्स को, और सर्विसेज जो है आईटी, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सबको काफी गेन होगा। एंड देन जो इंडिया का कोर सेक्टर है, ठीक है, वीजा नॉर्म्स ईज हो जाएंगी, ठीक है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, जो कि इंडियन सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, एंड यूरोप के लिए भी अच्छा है, बिकॉज दे आर फेसिंग इशू ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, कि फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर उनके यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है, तो उनके लिए भी अच्छा है दैट दे गेट टू हैव सरप्लस वर्कफोर्स फ्रॉम इंडिया। वेल, फ्रॉम पीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू, जोसेफ नाई का कॉन्सेप्ट और रॉबर्ट के होन का कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, कि हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स कि इसकी टाइमिंग, जब वी आर मूविंग टुवर्ड प्रोटेक्शनिज्म, डी ग्लोबलाइजेशन, जब डोनाल्ड ट्रंप इज पुटिंग प्रेशर ऑन यूरोप दैट ही वांट टू बाय ग्रीनलैंड, देन during that time European Union comes and rushes to have a deal with India that shows कि they also don't want to put all their eggs in one basket, वो भी diversify करना चाह रहे हैं अपना risk, and that is something India also want to do। उसके बाद में इसका जो स्ट्रेटेजिक, किसी भी चीज का जो सिग्निफिकेंस होता है व्हेन इट कम टू जियोपॉलिटिकल, तो पहला तो इंटरेस्ट हमेशा इकोनॉमिक रहेगा जियोपॉलिटिक्स के अंदर, सेकंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो कि इंडिया और यूरोपियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, प्लस हम जो बिलीव करते हैं, यूरोपियन यूनियन ने चाइना के साथ एफटीए नहीं करेगा, बिकॉज उनकी जो वैल्यूज है वो मैच नहीं होती। हमारी जो वैल्यूज क्या है, डेमोक्रेसी है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, दैट अलाइंस विद यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एंड उसके बाद में दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना प्लस स्ट्रेटेजी। चाइना प्लस स्ट्रेटेजी क्या है, जिसके अंदर वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। ठीक है, जो कंपनीज है अमेरिका की, यूरोप की, दे आर लीविंग चाइना, दे वांट टू सेट अप देयर सेंटर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड्स इन अदर कंट्रीज, जिसके अंदर इंडिया एक अपॉर्चुनिटी इसकी उठा सकता है, स्पेशली विद दिस एफटीए। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन भी जो क्या करना चाह रहा है, वो डी रिस्क करना चाह रहा है सप्लाई चेन्स को। ठीक है, और उसके बाद में यूरोपियन यूनियन जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है,
उसका काफी बड़ा सपोर्टर रहा है, दैट वी बिलीव्ड इन ओपन सीज एंड वी बिलीव्ड इन रूल बेस्ड ऑर्डर, ठीक है, विच इज समथिंग अलाइन विद इंडियन वैल्यूज एज। नाउ स्टैंडर्ड अलाइनमेंट। अब इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहा है कि यूरोप जो है वो हमारे ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है। नॉन टैरिफ बैरियर मीन फाइटो सैनिटरी मेजर्स, ठीक है, कि जो आपकी मेडिसिन आ रही है वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रही, जो आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे। पहले इंडिया वाज ऑलवेज रिलक्टेंट कि आप हमारे ऊपर ये मेजर्स लगा रहे हो, बट नाउ इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो सेज दैट नाउ our manufacturers, our MSME sector is also ready for that। और यूरोप क्या है, यूरोप के अंदर जो स्टैंडर्ड्स है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। हमने, हमारी कंपनीज ने, इनिशियली सबको परेशानी होगी, इनिशियली कॉस्ट बढ़ेंगी, बट हमने वो स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए, तो इंडिया के गुड्स की डिमांड सिर्फ यूरोप में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी, जिसके कारण विच इज ओवरऑल गुड फॉर इंडिया। सो इंडियन गवर्नमेंट का जो वो हेजिटेशन था, रिलक्टेंस था, हमेशा बड़ा सेंसिटिव थे कि हम अपने इंडियन जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। फाइनली दे हैव लेट गो ऑफ दैट फियर, एंड आई थिंक दिस इज रियली गुड फॉर इंडियन कंपनीज इन लॉन्ग टर्म। उसके बाद में मेजर चैलेंजेस क्या है, ठीक है, इंडिया जो है, एक तो जो हमारा रेड ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स और स्पिरिट्स था, इसके ऊपर वी हैव कम टू ए सोल्यूशन कि इसको हम फेज मैनर के अंदर करेंगे, हम एकदम से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सेकेंडली, हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत ज्यादा जो प्रोटेक्शन था वो मैंने आपको बता ही दिया कि नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैव बीन रेडी कि इसको चेंज करते हैं। थर्ड जो है, इंडिया की रेड लाइन जो है, जो कि अभी नहीं मानी गई है, वो है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। अब हर किसी फैक्टर एफटीए के अंदर ये बढ़ा जाता है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर क्यों, क्योंकि अभी भी हमारी 45% से ज्यादा जनता जो है वो एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में एंगेज है। अगर आपने जो यूरोप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यूरोप के या ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंटर होने दिया, तो हमारे प्रोडक्ट्स उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी। ये इंडियन गवर्नमेंट को पता है। तो अगर हमने उन्हें इस सेक्टर्स में भी अलाउ कर दिया, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो कि मेजोरिटी लोग हैं, 50% जो लोग हैं, उनका लाइवलीहुड खतरे में आ सकता है। सो दिस हैव बीन ऑलवेज अ रेड फ्लैग फॉर इंडिया, और इस एफटीए के अंदर भी यही बातचीत हुई है कि इन दोनों को एक्सक्लूड किया गया है, विच इज क्लियर नो 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 नो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमें भी इनका लाइवलीहुड बचाना बहुत जरूरी है। बट नाउ जो मेजर चैलेंज है वो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके लिए इंडिया कब से यूरोपियन यूनियन को क्रिटिसाइज कर रहा है। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया और चाइना इस मैटर पे इकट्ठे आके यूरोपियन यूनियन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो कार्बन प्रोटेक्शन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये क्या है, इट गोज अगेंस्ट, इट इज बेसिकली ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म, कि आप एनवायरमेंट को बचाने के नाम पे हमें उसमें डाल रहे हो, अब हमें डिफिकल्टी में डाल रहे हो, ठीक है। अब ये जो मेन सेक्टर है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, सब पे लगता है ये, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि जो हमें अभी बेनिफिट मिल रहा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स को हटा दिया, बट इसके कारण शायद CBAM के नाम पर 20 to 35% टैरिफ एक्स्ट्रा लग जाए, जिसके अंदर जो हमें बेनिफिट हुआ है वो नलीफाई हो जाए, ठीक है। बट दीज आर ओनली कंसर्न, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन सॉर्ट आउट करा है, जो हम आगे अभी देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या। लेट्स से इंडिया के अंदर एक स्टील प्रोड्यूसर है, हमारे यहाँ पे, यूरोप के अंदर जो है वो एनवायरमेंट नॉर्म्स बहुत डिफिकल्ट हैं, उनको अगर कुछ प्रोड्यूस करना है तो इक्विवेलेंट उनको कार्बन क्रेडिट चाहिए, ठीक है। तो उनके वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनको वही स्टील प्रोड्यूस करने में 200 रुपीज लग रहे हैं, और इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वो 100 रुपीज में कर दे रहा है। उसके बाद में जब इंडिया का जो स्टील है वो अच्छी क्वालिटी के, वो यूरोप में जा रहा है, ठीक है, अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है उसको तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसको इंडिया से चीप अल्टरनेटिव मिल गया, ही विल बाय इट। तो यूरोप ने कहा कि हम इतने, जो यूरोपियन में प्रोड्यूसर्स है वो कह रहे हैं कि आप हमें इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स में कर रहे हैं, और बाकी जो कंट्रीज है वो आके हमारा मार्केट कैप्चर कर रही है। तो यूरोप ने इसका सोल्यूशन ये ढूंढा कि अब जो भी कंट्री किसी और कंट्री से आएगा, ठीक है, उन्हें अपना कीवर्ड देखना, दे मस्ट डिक्लेयर देयर एम्बेडेड एमिशंस, कि वो एमिशंस कर कितना रहे हैं, ठीक है। अगर आप उतना एमिशंस कर रहे हो, ठीक है, जितना उनके रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CBAM सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे, जितना कार्बन प्राइस इक्विवेलेंट टू मैकेनिज्म,
तो जिसके कारण क्या होगा कि जो प्राइस है, जो आपको बेनिफिट मिल रहा था कि आप इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो, वो नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। बट इंडिया ने इसको पॉजिटिव लाइट में देखा है कि अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप यूरोपियन यूनियन ने बोला कि यू टेक योर टाइम, यू टेक 10 years, ठीक है, कि आप अपने कंपनीज को ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की ओर पुश करो। और इंडिया ने उसको ये देखा कि अल्टीमेटली यस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू अडॉप्ट ग्रीन मैकेनिज्म, सो दिस इज अ गुड वे आउट, कि वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन फेज मैनर, दैट टू वी विल सी कि हमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्विसेज के अंदर बहुत ये इशू है। सबसे पहले तो कि जो यूरोप का जो जीडीपीआर एक्ट है, ठीक है, विच इज बेसिकली बिलीव इन फ्री फ्लो ऑफ डाटा विद ट्रस्ट। बट इंडिया का जो डीपीडीपी एक्ट है, ठीक है, वो दैट बिलीव्स इन डाटा सोवरेनिटी एंड लोकल स्टोरेज की, अगर मेरे यहाँ पे कोई डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इट शुड गेट स्टोर्ड इन इंडिया इटसेल्फ। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था यूरोप और इंडिया के बीच में। बट नाउ समहाउ इंडिया एंड यूरोप हैड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस एज वेल। एंड नाउ आईपीआर को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, इंडिया के जेनरिक ड्रग्स को लेके, क्योंकि इंडिया क्या है बाय वॉल्यूम पूरे वर्ल्ड के 40% जो जेनरिक ड्रग्स प्रोड्यूस करता है, जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करता है, उसको लेके बहुत इशू था। बट यूरोप हैव बीन लीनियंट अबाउट दिस एज वेल। अब हमारे जो पास्ट एफटीएज हैं, उसके अंदर आसियान, जापान, कोरिया के साथ हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। उससे लेसन सीखते हुए इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले साल जितने भी 2025 के अंदर एफटीए करे हैं, यूएई का एफटीए करा है, दिस हैव बीन बेनिफिशियल फॉर इंडिया, जिसके कारण हमारा एफटीए जो ट्रेड डेफिसिट है नहीं बढ़ा। तो हमने लेसन सीखे उनसे। सबसे पहले तो रूल ऑफ ओरिजिन वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूरोप या कोई भी और कंट्री जिसके साथ हम एफटीए कर रहे हैं, हमने जीरो टैरिफ लगा दिया, पर क्या हो रहा था, आसियान के साथ क्या हो रहा था कि चाइना उसको रूट की तरह यूज कर रहा था अपने गुड्स इंडिया में डंप करने के लिए। तो हमें उसको क्या करना है, वीक रूल ऑफ ओरिजिन की वजह से टैरिफ सर्कमवेंशन हो रहा था, कि टैरिफ हम लगा ही नहीं पा रहे थे। बट इस बार हमने क्या करा कि हमारे रूल्स ऑफ ओरिजिन के जो नॉर्म्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स हैं और एंटी डंपिंग रूल्स पूरे सिचुएशन के अंदर हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, फेस्ड और हार्वेस्ट एग्रीमेंट अप्रोच, ठीक है, कि कोई भी एग्रीमेंट जो है, हमने पिछले सालों में जितने भी एग्रीमेंट साइन करे हैं पिछले 8 सालों के अंदर, वो सारे इसी तरीके से है कि हम फेस मैनर में जाएंगे, हम देखेंगे व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट। उसके बाद में सीबीएएम का कॉर्पोरेशन करेंगे, और हम जो एमएसएमई हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तो हम उनके लिए किसी ना किसी तरीके का ग्रीन फाइनेंस का रूट बनाएंगे। बिकॉज एनीवे यूरोप हैव डेवलप कंट्रीज, तो उसके कारण क्या होगा कि जो फाइनेंस है हम वो एमएसएमई को दे सकते हैं, ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सके। फिर उसके बाद में रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन करेंगे, एंड एफटीए का यूटिलाइजेशन की हम फैसिलिटेशन करेंगे, कि रूल जो है कि जो यूरोप के अंदर है वो इजीली अडेप्ट किए जा सके। अल्टीमेटली कि जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे इतने लैक्स स्टैंडर्ड्स हो ही क्यों, कि जो किसी और कंट्री में एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कम टू ए विन विन सिचुएशन। And basically this is the crux of this whole content, ठीक है। अगर मैं होती तो मैं कैसे नोट्स बनाती, ठीक है, तो मैं लेक्चर सुनते सुनते जो जो मैं बोल रही थी उसके ऐसे नोट्स बनाती। लेट्स रिवाइज इट नाउ क्विकली, ठीक है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एफटीए हो गया, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, लग्जरी कार्स, वाइन्स, स्पिरिट्स पे, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पे क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएंगे। सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक, सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, डेवलप मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा, 10 to 16% टैरिफ कम हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी वियतनाम और बांग्लादेश के कंपैरिजन, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है, एफडीआई के लिए अच्छा है, सर्विस सेक्टर के लिए अच्छा है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, चाइना प्लस फर्स्ट वन स्ट्रेटेजी एंड इंडो पैसिफिक के लिए अच्छा है, और स्टैंडर्ड अलाइनमेंट हो जाएगा एक डेवलप कंट्रीज से। फिर चैलेंजेस क्या है, इंडिया के रेड फ्लैग्स हैं, एग्रीकल्चर और डेयरी विच इज बेसिकली इक्सम टू यूरोप। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की वजह से मे बी प्राइसेस उतने ही बढ़ जाए। सर्विसेज के अंदर हमारे जो रूल्स का कॉन्फ्लिक्ट है, आईपीआर और डाटा एक्सक्लूसिविटी, एंड यस आई फॉरगॉट टू डिस्कस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। पर अभी भी जाने से पहले यूरोप के जो लीडर्स हैं, दे टॉक टू इंडिया कि दैट इंडिया शुड कंसीडर टॉकिंग टू रशिया अबाउट एंडिंग दिस वॉर, विच इज अ गुड, because as PM Modi said, this is not an era of war and we should conclude and end this as soon as possible. फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि सेफगार्ड से सेफ हो, फेस मैनर में हो, रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन हो। सो अगर मैं होती तो मैं ऐसे क्विक नोट्स बनाती, एक कहीं ना कहीं माइंड मैप बना लेती, ताकि मुझे वो याद हो जाए ओवरऑल।
एंड उसके बाद में मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन देके जा रही हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज बेसिकली विद रेफरेंस टू इंडियाज रीसेंट एफटीए साइन विद यूरोपियन यूनियन। इसका ट्रेड डिप्लोमेसी जो है हमारी, वो स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज की जा रही है इंडियाज फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। नाउ दिस कैन वेरी मच कम इन GS2 और GS3 एंड एट द सेम टाइम ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भी याद होगा कि जब नेटो न्यूज के अंदर था तब दे हैव आस्क्ड कि हाउ मेनी अबव कंट्रीज आर मेंबर ऑफ नेटो। सो अभी ये पूछ सकते हैं दैट हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिखनटीन। और इसका आंसर क्या है? नन। तो नई चीज पता लगी। ठीक है, सो सो दे दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।